हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर में जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एक तो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अलॉन्ग विद दैट, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चल रहा है, तो नाउ द पैनल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रूव द चार्जेस प्रेस्ड बाय द रेसलर्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो वो हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम बीएसएफ का देखेंगे, वुमेन पर्सोनल इन बीएसएफ कैमल कंटिंजेंट, ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा। ओके, एंड देन आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर समझना। तो हम बहुत दिन से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। केशव नंदा भारती केस में हमने देखा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये डॉक्ट्रिन, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये बेसिक स्ट्रक्चर आया, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ओवरऑल पॉलिटी। ये आज हम एक्सपीरियंस सीरीज पे इसको आज हम देखेंगे डिटेल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। पहले यहाँ से एक न्यूज़ ले लेते हैं। मैरी कॉम लेड पैनल टू प्रोब रेसलर चार्जेस। तो ये जो न्यूज़ है, ये आपको एक वन लाइनर टाइप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दैट हू अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ अ कमिटी टू प्रोब चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो यहाँ पे देखिए पहला इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो आ गया कि दैट हु इज आवर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो अनुराग ठाकुर, he has announced 6-time world champion and Olympic medalist boxer MC Mary Kom to head the government appointed 5-member oversight committee, ठीक है, to investigate the charges leveled by some prominent wrestlers against the प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाउ हु इज दिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है जिनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रेसलर्स दे वर प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली डिमांडिंग द रेजिग्नेशन और इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर कमिटिंग द सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन रेसलर्स। सो अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक कमेटी यहाँ पे बैठा दी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इस स्पोर्ट्स कमेटी में बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए 5 मेंबर कमेटी है। तो एक MC मैरी कॉम हो गए, दूसरा योगेश्वर दत्त हु इज शटलर, who is the Olympic medalist wrestler, then शटलर तिरुपति मुरुगुंदे, then former target Olympic podium scheme के जो CEO हैं कमांडर राजेश राजगोपालन, एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राधिका श्रीमन। ओके, सो यहाँ पे ये 5 मेंबर हो गए कमेटी के, ठीक है। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री ने ये कमेटी सेटअप किया है, देन इट इज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट हु इज आवर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, देन अनुराग ठाकुर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम लिमिट है इस कमेटी का टू इन्वेस्टिगेट एंड सबमिट द रिपोर्ट, दैट इज 1 मंथ। उसके बाद यहाँ पे है कि द कमिटी विल कैरी आउट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। And now the next is 21 Andaman Islands named after Paramveer Chakra awardees. अंडमान एंड निकोबार के जो 21 इनहेबिटेड अननेम्ड आइलैंड्स हैं, 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो, दे हैव बीन नेम्ड आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। तो ये जो इवेंट हुआ है ये किस दिन हुआ है? पराक्रम दिवस के दिन। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे कि 23 जनवरी। ओके, सो 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस, ठीक है। ये पराक्रम दिवस जो होता है ये हम मनाते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाउ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कनेक्शन क्या है? तो इट वाज ड्यूरिंग द INA पीरियड व्हेन ही वाज हेडिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, सो ही हैज कैप्चर्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन्होंने ब्रिटिश से कैप्चर कर लिया था, एंड उन्होंने एक नया नाम दिया था अंडमान और निकोबार आइलैंड को, दैट इज स्वराज एंड शहीद। ये 2 नाम इन्होंने दिए थे, ठीक है। तो ये इनका कनेक्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से व्हेन ही वाज हेडिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, INA। ओके, द नेक्स्ट इज, अगर आप देखेंगे न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं फिर से। या नाउ अगर आप देखेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है, ओके, दैट इज अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, और डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, फाइन। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है। रॉस आइलैंड को, ठीक है, रॉस आइलैंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर नेताजी, ठीक है।
उसके बाद नील आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज शहीद आइलैंड एंड हैवेलॉक आइलैंड हैज़ बीन नेम्ड एज स्वराज आइलैंड। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रॉस आइलैंड को हम क्या बुलाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड इज कॉल्ड एज शहीद आइलैंड, हैवेलॉक आइलैंड इज नेम्ड एज स्वराज आइलैंड। अब इसके अलावा 21 जो आइलैंड है उनको भी अब परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके बेसिस पे उनको नाम दे दिया गया है। फाइन, अगेन कमिंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हम अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो अगर आप चलते हैं नॉर्थ टू साउथ तो देखिए नॉर्थ टू साउथ में जो ज्योग्राफी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, सो यू हैव नॉर्थ अंडमान, देन यू हैव मिडिल अंडमान, ठीक है, देन यू हैव साउथ अंडमान, ठीक है। आपका जो पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान पे है। सो पोर्ट ब्लेयर विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज ऑन साउथ अंडमान। उसके बाद आपका डंकन पैसेज आता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है लिटिल अंडमान, ठीक है। फिर आपका 10 डिग्री चैनल आता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान विद निकोबार आइलैंड। फिर 10 डिग्री चैनल के बाद यू हैव कार निकोबार, देन यू हैव निकोबार, okay, and then on Nicobar you have Indira Point, the southernmost point of India, ठीक है। ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ ये पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ज्योग्राफी है। सो यू शुड रिमेंबर डंकन पैसेज is between South Andaman and Little Andaman, and between Little Andaman and Car Nicobar you have 10 degree channel. Then Andaman and Nicobar Island जो है it lies between Bay of Bengal and Andaman Sea. So you have Andaman and Nicobar Island. So here you have Bay of Bengal, and on the other side, east side, you have Andaman Sea. Okay, Andaman Sea. Then now Andaman and Nicobar Island. So see, इंडिया का जो ट्राई सर्विस कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड, ओनली इंडियाज ओनली ट्राई सर्विस कमांड, ओके, इट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो इंडिया का ओनली ट्राई सर्विस कमांड मतलब यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जॉइंट कमांड, ट्राई सर्विस कमांड। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द ओनली ट्राई सर्विस कमांड ऑफ द ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडिया और इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडिया। Okay, let's again come to the news. The next is BSF Camel contingent to have women personnel at Republic Day parade. So for the first time women personnel will be the part of Border Security Force Camel contingent at the Republic Day parade for this year. Okay, तो हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में कल भी पढ़ा था, that border security force is the force which guards the international border of India and Pakistan and India and Bangladesh. It was established in 1965. The next is Honorable President Murmu gives Prime Minister's National Award to 11 children. So see, Prime Minister Draupadi Murmu on Monday conferred प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 on 11 children. मैंने कल बताया था कि इस अवार्ड को कौन सी मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट किया है, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हेडेड बाय स्मृति जुबिन ईरानी। देन यहाँ पे जो दो अवार्ड्स हैं दैट हैज टू बी मेंशन। सो सी, Rohan Ramachandra Bahir, he has been awarded in the bravery category for saving the life of 43-year-old woman who had slipped while washing clothes in a river. So he saved the woman from drowning into the river. The next is to Aditya Suresh. Aditya Suresh, he suffers from a rare bone disorder since his birth and he is an accomplished singer performing in over 500 shows. Now he has been awarded in the category of arts and culture. The next is लेड ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स फेस यूएस वीज़ा डेडलाइन। तो हमने न्यूज़ पढ़ा था कुछ दिन पहले कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, अब रिसेंटली गूगल लेइंग ऑफ, गूगल ने हमने पढ़ा था 12,000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ किए हैं। तो उसमें जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं इन द यूएस हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, ओके, आफ्टर अ सीरीज ऑफ ले ऑफ्स बाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड अमेजोन, ना उनके एक प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, दैट इज फाइंडिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट विद इन द पीरियड स्टिपुलेटेड इन देयर वर्क वीजाज, ठीक है।
जो इंडियंस जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए कंपनी में, वो नॉर्मली दो टाइप के वीज़ाज़ के अंदर जाते हैं। एक तो होता है आपका H1B वीज़ा, दूसरा होता है आपका L1 वीज़ा। अब यहाँ पे देखेंगे कि H1B वीज़ा क्या है। तो H1B वीज़ा, इट इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दैट अलाउज US कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशल ऑक्यूपेशन, ठीक है, दैट रिक्वायर्स थियोरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज। उसके बाद L1A एंड L1B वीज़ा क्या होता है। सो L1A वीज़ा एंड L1B वीज़ाज दे आर अवेलेबल फॉर टेम्पररी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। ओके, सो L1A वीज़ा एंड L1B वीज़ाज दे आर अवेलेबल फॉर टेम्पररी इंट्रा कंपनी, मतलब कि मान लो कि गूगल की कोई कंपनी है जो इंडिया में है, ठीक है, और वही कंपनी USA में भी है। तो इंडिया का कोई एम्प्लॉय अगर US के गूगल की कंपनी में जाकर उसे कोई प्रोजेक्ट करना है, ओके, फॉर दैट इज एंड दैट पर्सन इज इन अ मैनेजरियल पोजीशन, देन दे गेट L1A L1B वीज़ास, फाइन। तो अब ले ऑफ करने के बाद जो सिचुएशन है इंडियन प्रोफेशनल्स का, सो दे हैव द चैलेंज इज दैट दे हैव टू फाइंड एन अनदर एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड वीज़ा पीरियड। अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, देन दे हैव टू रिटर्न टू इंडिया। सो सी हियर इट इज़ रिटन दैट persons who have having H1B visas who facing additional challenge as they must find a new job and transfer their visa within 16 days of termination or risk leaving the country. So this is the main problem which is being faced by H1B visa holders in USA. The next is INS वागीर 5th स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशन। सो INS वागीर 5th स्कॉर्पियन कमीशन, तो देखिए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है। सो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर है, ठीक है। ये जो कंपनी है जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाती है वो फ्रांस में है, उस कंपनी का नाम है DNS। ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में नहीं है, मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ। सो अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिस स्कॉर्पियंस आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स टू बी बिल्ट इन इंडिया। तो इसमें इसको हम इंडिया में क्या बुलाते हैं, कलवारी क्लास सबमरीन, वी कॉल इट एज कलवारी क्लास सबमरीन। तो इसमें देखिए कौन कौन से सबमरीन्स आ गए हमारे, लाइक वी हैव INS कलवारी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, देन INS वगीर एंड देन वी हैव INS वागशीर। ये 6 नाम हैं 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के। उसमें से INS वेला तक जो हैं वो कमीशन हो चुके हैं इंडियन नेवी में। अब 5th सबमरीन INS वगीर इज बीइंग कमीशन एंड INS वागशीर इट विल बी कमीशन बाय 2024। ओके, उसके बाद इन जो सबमरीन का जो एक स्पेशल फीचर है वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो इसके बारे में भी बात चल रही है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन? Air independent propulsion is the technology which enables the submarine to remain underwater for a longer period of time. It means कि submarines को बार बार surface पे आने की ज़रूरत नहीं है to get the oxygen to survive underwater. Got it? So that is the advantage of air independent propulsion. So now let's again go to the news. So see the 5th Scorpion class conventional submarine. Conventional का मतलब which is working on diesel electric, which is not nuclear powered. So conventional submarine was commissioned into the Indian Navy under the presence of Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar at the Naval Dockyard in Mumbai. और जो 6th और लास्ट है फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वागशीर, वो कब तक डिलीवर होगा इंडियन नेवी को? 2024 को। नाउ विद दिस द टोटल नंबर ऑफ सबमरीन्स विच इंडिया हैज इज 16 conventional and 1 nuclear submarine in service. So what is the name of this 1 nuclear submarine which is in service? So it is INS Arihant, ठीक है। सो INS अरिहंत इट इज द ओनली फंक्शनल न्यूक्लियर पावर सबमरीन इन इंडिया। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस इन योर नोट्स। नाउ सी, अब हम यहाँ पे आते हैं दिस पैराग्राफ। ओके, नाउ सी व्हाट इज द आइडिया ऑफ नेवी? आइडिया ऑफ द नेवी इज टू बिकम फुल्ली आत्मनिर्भर फोर्स बाय 2047। मतलब
कि हमारी जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर लाइक INS विक्रांत, ओके, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लाइक INS अरिहंत, वो सब हम खुद अपने कंट्री में बना सके। ओके, दिस इज द बाय 2047 दिस इज द एम ऑफ द इंडियन नेवी। ओके, अब हम आते हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पे। नाउ सी, in an important step that will enhance the endurance of the Scorpion class conventional submarine is that Defense Research and Development Organization and Naval Group, they have reached an agreement to fit the indigenous fuel cell based air independent propulsion system on INS Kalvari very soon. Okay, अब इसका एडवांटेज क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। द नेक्स्ट इज स्ट्राइक्स गोइंग ऑन इन द यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में एम्बुलेंस वर्कर्स जो हैं दे आर मेकिंग स्ट्राइक्स। ओके, so thousands of ambulance workers, they have held another strikes across England in escalating industrial action as unions call the government to hold talks. अब इनका डिमांड क्या है? Improving pay conditions. The next is grid failure causes massive power outage in Pakistan. तो we already know that Pakistan it is undergoing balance of payment crisis. ठीक है, the country is going is under its worst economic crisis. तो वहाँ पे क्या हुआ कि फ्यूल को बचाने के लिए, because see most of the countries they import fuel. So if the country is already going under stress, there is very less foreign exchange reserve, so they try to save on fuels. तो पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है कि what they do is that they shut the power generation system at night due to lower demand in winter to save fuel cost, and then they start the process in the morning. But जब क्या हुआ कि जब उसको पावर जनरेशन सिस्टम को जब बंद किया गया नाइट को, और जब उसको रात को फिर से सुबह जब फिर से चालू किया गया तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगा, जिसके वजह से इस्लामाबाद, कराची जैसे सिटीज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। नाउ पाकिस्तान में क्या है कि जो इट इज़ गोइंग थ्रू फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वेरी लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सो द कंट्री हैज़ फोर्स्ड, ओके, द कंट्री ने एक नया रूल लगाया है कि जो जितने भी शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हैं they will close by 8:30 p.m. for saving the energy. Okay, the third problem is, so the economic crisis is also leading to power outages due to lack of funds to upgrade the aging infrastructure. The next is Russia, NATO member Estonia expel ambassadors amid destroyed ties. तो यहाँ पे है कि रशिया एंड एस्टोनिया इट इज़ द मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दे हैव एक्सपेल्ड ईच अदर एम्बेसडर। ठीक है, जो रशिया के एम्बेसडर एस्टोनिया में थे और जो एस्टोनिया के एम्बेसडर रशिया में थे, ओके, इन फ्रॉम ईच अदर्स कंट्री ना टिट फॉर टैट मूव। टिट फॉर टैट मूव मतलब कि एक कंट्री ने पहले निकाला, उसके बाद दूसरे कंट्री ने भी उनको निकाला। नो सी, एस्टोनिया जो कंट्री है इट हैज़ reduced its bilateral relations with Moscow to the absolute minimum since the Kremlin sent troops into Ukraine. So this is one of the reasons, that is Russia-Ukraine crisis of the strained ties between the countries. Now coming to Japanese news, Japan PM Kishida prioritizes military build-up and reversal of low birth rate. So Prime Minister of Japan Fumio Kishida, okay, he has said that Japan faces the severest security environment since the end of Second World War, and now he has pledged to push a military build-up and tackle rapidly declining birth so that country can sustain national strength. ठीक है, so this is the policy. ठीक है ना, कि एक तो अगर आप देखेंगे तो जापान जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रहा है। ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या है इसमें कि जापान विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है ना, एजिंग पॉपुलेशन ड्यू टू वेरी लो बर्थ रेट, सो नाउ arresting both of them is the top priority of Japan now for the national security purpose. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है तो सिर्फ हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि चाइना में इसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए थे, अब जापान से ये समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफेंस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। द नेक्स्ट इज एप्पल टारगेट्स रेजिंग इंडिया शेयर ऑफ प्रोडक्शन टू 25%। तो यहाँ पे एप्पल इंक जो है wants India to account for up to 25% of its production from about 5% to 7% now, the trade minister told a conference on Monday. तो हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए इंडिया में कोई ट्रेड मिनिस्ट्री नहीं है, हम उसको क्या बुलाते हैं, वी कॉल दैट मिनिस्ट्री एज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ ही इज सेइंग दैट एप्पल is going to scale up its manufacturing target in India up to 25%. Now see how Apple is going to do that. Now see, Apple began its iPhone assembly in the country in 2017 via Wistron and later via Foxconn. So Foxconn plans to quadruple workforce at its iPhone factory in India over 2 years. The next is the sovereign green bonds issued by the Indian government will not have any restrictions on foreign investment, said the RBI. So there will be no foreign investment cap on sovereign green bonds. So sovereign का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर बॉन्ड है अगर उसके आगे अगर sovereign लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि वो बॉन्ड कौन सेल कर रहा है, वो बॉन्ड वहाँ की गवर्नमेंट सेल कर रही है, ठीक है। सो द ग्रीन बॉन्ड्स विच इज सोल्ड बाय गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड एज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप है सॉवरेन ग्रीन कैप पे, वो आरबीआई ने कहा है कि देयर विल बी नो फॉरेन कैप ऑन द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि द डिबेट इज गोइंग ऑन अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि द डिबेट इज गोइंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इन सारे डिबेट के बीच में एक जो न्यूज़ जो बार बार आ रही है, एक टर्म जो बार बार आ रहा है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Now, why this basic structure of the constitution, which was outlined in Keshav Nanda Bharti case, where Supreme Court had set up the 13-judge bench on and it delivered the judgment on 24th April 1973 by about 7:6 majority. तो ये क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट इज़ वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट declared NJAC as ultra vires of the constitution in 2015 based on the basic structure of the constitution. Okay, NJAC है, that is National Judicial Appointment Commission. It was introduced it was inserted in the constitution by the 99th Constitutional Amendment Act, and then in 2015 it was the Supreme Court had struck down this commission by 4:1 majority decision. Okay, अब हम आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे। तो अगर हम देखेंगे कि जो केशव नंदा भारती जजमेंट है, ओके, विच गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब दोज कोर वैल्यूज, ओके, विच कैन नॉट बी ओवर रीडन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इट मीन्स दैट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग पावर है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक लिमिटेशन प्लेस करता है कि दैट यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्लियामेंट को सोवरेन नहीं होने देता, उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगा देता है बेसिक स्ट्रक्चर का। फाइन। तो अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, फाइन, तो ये हेल्प करता है। नाउ सी हियर इट इज रिटन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स लिविंग स्पिरिट होल्डिंग अप द बॉडी ऑफ इट्स टेक्स्ट। its existence cannot be pinpointed to any particular provision of the text। तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर वो डिफाइन नहीं है। Okay, it is a Supreme Court judgment which have gave this structure, but still it is considered as the soul of the Constitution. Okay, and it is linked to the values enshrined in the preamble. Now, see, Granville Austin, उन्होंने एक book लिखा है that is Working of a Democratic Constitution. Here he says that the basic structure has become the bedrock of constitutional interpretation in India. Now, coming to the history of the basic structure. Now, history of the basic structure जैसे समझने के लिए, now see, here you have to see दैट उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस SM सीकरी, हु लेड द केशव नंदा भारती बेंच, ओके, एंड देन दिस केस केम टू द सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली आफ्टर इंदिरा गांधी केम टू पावर इन आफ्टर 1971 इलेक्शंस विद पॉपुलर स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। तो इस 1971 इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को 350 सीट्स मिले थे आउट ऑफ टोटल 540 सीट्स, ओके। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसके पहले एक केस था विच इज़ कॉल्ड एज गोलकनाथ केस, okay, which upheld the power of judicial review of constitutional amendments, introduced several constitutional amendments। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि गोलकनाथ केस है, ये भी एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल 13 है,
फाइन। तो उस आर्टिकल 13 में डिफाइंड है कि लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक द फंडामेंटल राइट्स। तो अब डिबेट ये चल रहा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो लॉज हैं कि नहीं है, विल दे बी कंसिडर्ड एज लॉज और नॉट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे that the Golaknath judgment had interpreted the term law in Article 13(2) to also include constitutional amendment। मतलब गोलकनाथ केस ने जो पार्लियामेंट का जो पावर है टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको कहीं ना कहीं फ्रीज कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए सीरीज ऑफ constitutional amendment was passed. One of them is the 24th Constitutional Amendment Act which changed Article 13, ओके, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ के परव्यू से बाहर रखा गया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा है दैट द पार्लियामेंट थ्रू अ 24th अमेंडमेंट सेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी रेंडर्ड वॉइड merely बिकॉज इट इन्फ्रिंजेस अपॉन द फंडामेंटल राइट्स। द नेक्स्ट इज दैट इट ऑल्सो मॉडिफाइड आर्टिकल 368, ओके, to enable the parliament to add, vary or repeal any article of the constitution। कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी आर्टिकल को ऐड कर सकती है, वेरी कर सकती है, या चाहे तो रिपील भी कर सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर एक जो डिबेट आता है वो ये आता है कि पार्लियामेंट का कितना ज़्यादा पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर करने का। ठीक है, कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर सकती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था उस वक्त। उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ दैट इज कॉल्ड एज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 13C इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पर्पस क्या था, दैट इज टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39B एंड C फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। इट मीन्स जो इंदिरा गांधी जो थी वो कौन से प्लैंक पे जीत के आई थी, गरीबी हटाओ। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द कंट्री। ओके, तो उस आइडिया को अचीव करने के लिए ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था विच इंट्रोड्यूस आर्टिकल 13(1)(c। तो आर्टिकल 13(1)(c) क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है to implement the directive principles of state policy under Article 39B and C. Okay, fine. So government can pass that Constitutional Amendment Act even if it violates the fundamental rights. Okay, तो ये एक चीज हो गई। ठीक, तो दो चीजें अब यहाँ पे आ चुकी हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो नानी पालकी वाला थे जो आर्टिकल 31C के बारे में क्या करते हैं कि दैट इट इज द फोर रनर ऑफ द टोटलिटेरियन स्टेट। मतलब कि अगर पार्लियामेंट जो है वो अगर फंडामेंटल राइट ले सकती है कोई भी एक्ट पास करके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके, तो इट मीन्स दैट इट कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश अ टोटलिटेरियन स्टेट, इट कैन टेक अवे ऑल द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद फिर केशव नंदा भारती केस में फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया जिसने एक लिमिटेशन डाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे दैट दे कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसका जो है क्या कहते हैं आफ्टर मैथ, मतलब जब बेसिक स्ट्रक्चर का जब डॉक्ट्रिन जब सुप्रीम कोर्ट ने SM सीकरी CGI SM सीकरी के अंडर जब ये जजमेंट पास हुआ बाई 7:6, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब चीफ जस्टिस सीकरी जब रिटायर हुए उसके बाद जब CGI बनना था तो जस्टिस AN रे हु वाज 4th इन लाइन ऑफ सीनियोरिटी, मतलब नॉर्मली कन्वेंशन क्या था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, बट AN रे ही बिकेम 4th इन लाइन ऑफ सीनियोरिटी, ही वाज 4th इन लाइन ऑफ सीनियोरिटी and he was the part of the minority which upheld the unlimited power of parliament to amend the constitution। मतलब कि जो केशव नंदा भारती केस में जो 7:6 का जो जजमेंट था तो उसमें वो जो 6 जजेस थे जिनके डिसेंटिंग व्यूज थे मेजॉरिटी व्यूज के कंपैरिजन में ये उन जजों में आते थे, तो ही सुपरसीडेड हिज थ्री सीनियर्स एंड ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज 14th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो इनके 3 सीनियर कलीग्स थे दे ऑल रिजाइन। उसके बाद जस्टिस HR खन्ना who had the dissenting judgment and he has upheld the fundamental right to life and personal liberty in the habeas corpus case which is famously known as ADM Jabalpur case। ठीक है, तो he was also superseded and he was not made the chief justice of India।
फाइन। तो इन सब इंसिडेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि अगर वो जजमेंट कुछ ऐसा देती है जो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैन बी इन डेंजर। देन सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन सेकंड एंड थर्ड जजेस केसेस टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब फ्रेंड हम एक एडिटोरियल न्यूज दे लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नीडेड अ न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स। तो अगर आप देखेंगे कि माइनर्स की यहाँ पे बात हो रही है जो मतलब 18 साल के नीचे हैं, तो यहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 विच प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर ऑल डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज बाय चिल्ड्रन अंडर 18 years of age. Okay, now see this article, it says that mandatory parental consent जो है वो it can have a adverse effect on the adolescents. क्यों? Now see, they say that instead of incentivizing online platforms to proactively build safer and better services for minors, the bill relies on parents to grant consent on behalf of child in all cases. मतलब कि गवर्नमेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सेफ बनाने की बात करनी चाहिए जो मतलब माइनर्स के लिए सेफ रहे। ठीक है, अगर पेरेंटल कंसेंट की अगर बात हो रही है तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी इज वेरी लो, वेयर पेरेंट्स इन फैक्ट डिपेंड अपॉन देयर चिल्ड्रन टू नेविगेट ऑनलाइन, so this check can be ineffective. Second is कि ये जो provision है parental consent का, it does not take into account the best interest of child which has been the part of the Convention on the Rights of Child 1989 which India signed in 1992 and other laws such as Commissions for Protection of Child Rights Act 2005, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 and Protection of Children from Sexual Offence Act 2012. Okay, then the bill, it does not take into factor how the teenagers use social media for self expression and personal development, and today it is very central to the development of the adolescents. उसके बाद the third problem is that current draft of the DPDP bill says that each platform have to obtain verifiable parental consent in the case of minors. मतलब कि अगर केस ऑफ माइनर्स हैं तो माइनर्स को ये बताना पड़ेगा कि वो 18 साल के नीचे हैं और उनको पेरेंटल कंसेंट लेना पड़ेगा. इट मीन्स दैट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे हैव टू कलेक्ट डेटा, पर्सनल डेटा रिलेटेड विद एज. ओके, सो टू वेरीफाई द एज. सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है ये एक चेक नहीं लगाया है कि जो इतना डेटा कलेक्ट होगा उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक डर है कि डेटा प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो सकता है. ओके, one options which can be there is that platforms should be mandated to undertake a risk assessment for minors, not only perform age verification related corresponding obligations but also design services with default settings and features that protect children from harm. तो ये एक तरीका है. दूसरा, that we need to relax the age of mandatory parental consent for all services to 13 years in line with other countries. Okay. Now the last paragraph is, let's see what other countries are doing, like say United Kingdom and United States. Okay, they have age appropriate design codes which have been introduced. Okay, ताकि जो माइनर्स है उनका जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है वो सेफर रहे. सो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड इन इंडियन सिस्टम ऑल्सो वेयर माइनर्स कैन हैव एक्सेस टू इंटरनेट without the requirement of parental consent. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.